चलिए तो सभी लोग टॉपिक डाल लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी। आज हम करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। हिंदी में होगा अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में स्पेस टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी शब्दों से कोई दिक्कत तो नहीं है? सबका हिंदी बताऊंगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी शब्दों की बात करें तो बहुत जटिल देखने को मिलता है, इसलिए अंग्रेजी शब्दों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग करूँगा। बाकी सबका हिंदी भी मैं यहाँ पर बताते हुए चलूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात प्रारंभ करते हैं स्पेस से। और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है, हमारा आउटर स्पेस, ठीक है ना। और आउटर स्पेस क्या होगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के जैसा। आउटर स्पेस का मतलब क्या होगा, बाहरी अंतरिक्ष। और बाहरी अंतरिक्ष की बात करें तो जितना भी हमारा अंतरिक्ष है उसमें से हम अर्थ और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको माइनस कर दें तो उसे हम बोलते हैं आउटर स्पेस, ठीक है ना। कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। जितनी भी कक्षाएं हैं आज कक्षाओं को बड़े ही डिटेल से समझेंगे ताकि भविष्य में जो भी इस पर हम करने वाले हैं, चाहे उपग्रह हो, उपग्रह प्रक्षेपण यान हो, रक्षा प्रौद्योगिकी हो, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से संबंधित है। तो कक्षाओं को आज बड़े ही अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। और यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा अंतरिक्ष है ना, ब्रह्मांड है। इसमें ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, गैलेक्सी। और हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, भूगोल का सब्जेक्ट है, इसमें हर एक चीज़ आते रहेगा। भूगोल, विज्ञान, इतिहास हमने पढ़ ही लिया। तो कौन से आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, मिल्की वे, बस इनको पता है। आप लोग रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं नहीं पता। हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे, ठीक। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो वो कहाँ से प्रारंभ होता है, अर्थ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं और अर्थ से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचते हैं, ब्रह्मांड पर पहुँचते हैं। हम यहाँ पर पहले ब्रह्मांड को देखेंगे, है ना, ठीक है ना। ब्रह्मांड देखेंगे, ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी कहाँ है। अब ये जो हमारा मिल्की वे है इसमें अगर मैं एक यहाँ पे नोक लगा दूँ, बस ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, इससे भी छोटा अगर देखें तो उतने में हमारा सौर मंडल देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जैसे बहुत सारे प्राणी अंतरिक्ष में होंगे। आप लोग मानते हैं या नहीं? क्योंकि जैसी पृथ्वी की संरचना है ना, जिस जोन में पृथ्वी है ऐसी अगर देखा जाए तो आकाशगंगा का बहुत ही छोटा सा भाग है। और ऐसे देखें तो हमारे ही आकाशगंगा में कई सारी संरचनाएं होंगी जहां तक हमारी पहुंच नहीं बनी है। और ऐसे देखें तो अरबों आकाशगंगाएं क्या है, ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसलिए माना जाता है कि हमारे जैसे या हमसे भी डेवलप जो पुरुष हैं, जीव हैं, वो ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे पास अभी तक इतनी स्पीड नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पहुँचेंगे और यहाँ पर जो हमारी है वो क्या है, सौर मंडल। और सौर मंडल में यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा सन, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी ग्रह आती है पृथ्वी, है ना। ये क्या है, क्षुद्र ग्रहों की एक श्रृंखला है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसका, पृथ्वी का। अब हम यहाँ पर पृथ्वी पर जब आएंगे तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर ये सारे क्या है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर हैं। और इस एटमॉस्फेयर में कहाँ से हम अंतरिक्ष लाइन को मापते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, ट्रोपोस्फेयर, इससे ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, है ना, और फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारा मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं कारमेन लाइन, ठीक है ना।
कारमेन लाइन, और ये जो लाइन है इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर से हम क्या मानते हैं कि ये हमारा क्या है, अंतरिक्ष है। ठीक है ना, प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कारमेन लाइन क्या है। तो जो इसकी ऊंचाई देखें तो कितना है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से ऊपर जब भी हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटर स्पेस हो जाएगा, और जितनी भी हमारी ग्रह है ना, उपग्रह जो भी स्थापित है वो सभी के सभी कारमेन लाइन के बाद। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर बहुत सारी कक्षाएं हैं। कक्षा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारे सूर्य है ना, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे पिंड हैं जो सूर्य की एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनमें क्या है, हमारी बहुत सारी ग्रह है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक ग्रहों की बात करेंगे, तो उन ग्रहों को भी कुछ ऐसी पिंड है जो उनकी परिक्रमा करती है, जिसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक के साथ साथ बहुत सारे उपग्रह हैं जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है और वहां पर स्थापित किया गया है, जिसके वजह से जो मानव जीवन है, मानव जीवन को आसान बनाया जा सके। साधारण से एग्जाम्पल है, सभी लोग प्रयोग करते हैं जीपीएस। वो किसके माध्यम से, यही सारे सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। जीपीएस कहाँ का है, अमेरिका का है, यूएसए का है। उन सब की चर्चा करेंगे। जीपीएस की संरचना क्या होती है, कितनी सैटेलाइट लगे होते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। एक भी चीज़, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान जितनी भी क्लास हो, 7-8 क्लास लगे, लेकिन इतने डिटेलिंग में करेंगे कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है ना। अभिषेक जी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा पिक्सल आप बढ़ा लीजिए, ज़्यादा पिक्सल में देखिए इसको, फिर क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कक्षा कितने प्रकार के होते हैं, ये तो समझ में आ गया। कारमेन लाइन कहाँ है, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन खींच दी गई। ये लाइन कैसी है, वहाँ दिखती है, आभासी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कारमेन लाइन। और इसी के ऊपर जो भी है उसके बारे में हम, आउटर स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये आपको संरचना दिखाई दे रही है पृथ्वी की, ठीक है ना। अब कक्षा क्या है, कोई भी वस्तु जब हम यहाँ पर स्थापित करते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को पता होगा फिजिक्स कैसा है, बिना फिजिक्स के कुछ नहीं होने वाला, इन सब में फिजिक्स लगने वाला है। यहाँ पर केपलर के नियम पता है, केपलर के द्वारा 3 नियम दिए गए हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा आप लोग भी बताएं। केपलर का नियम क्या है, देखा जाए तो हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से संबंधित है। किसी को पता है, पहला, दूसरा और तीसरा? नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे क्या आशा करेंगे, एसएससी भी निकलेगा, कम से कम बेसिक तो होना चाहिए। आप लोग बताएंगे? चलिए, 3 नियम हैं। पहले नियम की बात करें तो पहला नियम कहता है कि जब भी हम ब्रह्मांड में किसी वस्तु को छोड़ते हैं, मान लीजिए पृथ्वी के आसपास हम छोड़ते हैं, तो एक वो कक्षीय वेग में उसका परिभ्रमण करने लगेगा। ये होता है केपलर का प्रथम नियम। क्या चीज, कि जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी से दूर कहीं स्थापित करेंगे आउटर स्पेस में, तो वो एक कक्ष है ना, एक कक्ष के रूप में उसका परिभ्रमण करने लगेगा। ये क्या है, केपलर का प्रथम नियम। ठीक। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम भी इसी से संबंधित है। सैटेलाइट उसी पर स्थापित होता है जो भी स्थापित किया जाता है। नहीं पता, चलिए सैटेलाइट वाले पे आते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। पहले कक्षा को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कितने प्रकार के कक्षा होंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, यहाँ ये पृथ्वी है, तो जो भी वस्तु इसका परिभ्रमण करेगी कितने प्रकार से कर सकती है? ग्लोब मंगवाना चाहिए था, फिर ज़्यादा सही होता। हाँ, रुक के मैं मंगवाता हूँ।
1 मिनट वेट कीजिएगा, अच्छे से समझना है, उसके लिए ग्लोब आवश्यक है। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन जी ही आ जाते हैं, 30-35 सेकंड वहीं ले लेते हैं। ठीक है, जब तक आता है तब तक समझते हैं। अब देखिएगा, एक तो होगा जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के सापेक्ष घूमेगा। दूसरा है पोल, है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यानी कि पोल के सापेक्ष घूमेगा। तो जो पोल के सापेक्ष घूमता है, ग्लोब लेके आना, ग्लोब। जो पोल के सापेक्ष घूमता है, जो कक्ष होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट। ठीक है ना। जो पोल के सापेक्ष, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो वो कैसे घूमेगा? यहां से प्रारंभ होगा और ऐसे ऐसे घूमेगा। ये क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट हो गया। दूसरा होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है ना। तो इक्वेटर का सापेक्ष अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर उपग्रह है ये इक्वेटर के सापेक्ष। अब इसमें भी देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं। एक यहां पर आपको दिख रहा है जियोसिंक्रोनस। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमी हुई है, ठीक है ना। ग्लोब आता है तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, तब तक हम इसको देख लेते हैं। जियोसिंक्रोनस, इक्वेटोरियल समझ में आ गया। इक्वेटर के सापेक्ष जो भी कक्षा होगा उसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहा जाएगा। पोलर ऑर्बिट, पोलर के सापेक्ष यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो भी यहाँ पर ऑर्बिट होगा उसे पोलर ऑर्बिट कहा जाएगा। जियोसिंक्रोनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सन सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस भी होता है, उसको भी समझते हैं। सन सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ, अब मान लीजिए पृथ्वी के जो भी कक्षा है, यहाँ पर कक्षा में हमने सैटेलाइट को स्थापित किया, तो कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर सूर्य की डायरेक्ट वहां पर सनलाइट 24 घंटे आती है, नहीं है? ठीक है, ठीक है ना। इसको बना के ही देखते हैं, अब पहले से थोड़ा ध्यान में नहीं आया। यहां पर मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक। यहां पर क्या है? हमारा सूर्य है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सूर्य, अभी छोटा बनाया हूं, समझ सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो यहां पर मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, वो इस साइड से, है ना, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा? आधे समय तक उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, आधे समय तक वो क्या होगा? छाए में रहेगा। इसे हम सन सिंक्रोनस नहीं बोलेंगे। जब हम इसको ऐसे स्थापित करेंगे कि ऐसे ये क्या करे? चक्कर लगाए, यानी कि उस साइड भी देखे तो सन जब इधर है तो उस साइड भी क्या होगा? उस साइड भी लाइट हमेशा रहेगी और इस साइड भी लाइट हमेशा रहेगी। यानी कि ऐसा कक्ष, है ना, ऐसा कक्षा जहां पर जो भी सैटेलाइट स्थापित करते हैं उस पर 24 घंटे सूर्य की रोशनी पड़ती रहे, सूर्य के सम्मुख रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? सन सिंक्रोनस। हिंदी हो जाता है सूर्य तुल्यकालिक, है ना, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात कर रहे थे सन सिंक्रोनस, समझ में आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। यहां पर सूर्य है, तो जब भी यहां पर सूर्य है यहां पर पृथ्वी है, तो जब ये ऐसे चक्कर करेगा और सूर्य यहां है तो हमेशा इस पे लाइट पड़ेगा, ठीक है ना। जब ऐसे चक्कर करेगा तो आधे समय रहेगा, आधे समय अंधेरे में चला जाएगा। तो सन सिंक्रोनस समझ में आ गया, वैसी कक्षा जहां पर सूर्य हमेशा विद्यमान रहे, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखते हैं यहां पर इलिप्टिकल। ये कक्षा क्या है? जब भी यहां पर सैटेलाइट को हम भेजते हैं, ठीक है ना, तो ये जो कक्षा है ये कैसा है? एक समय आता है जब ये पास आता है और एक समय इसकी बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो जब भी हमें किसी सैटेलाइट को किसी कक्षा में स्थापित करना होता है तो हम यहाँ पर स्थापित करते हैं। क्या हुआ? सबसे दूर चला गया और जब यहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर इसकी इंजन में जो बूस्टअप होता है, बूस्ट कर दिया जाता है और यहाँ से ये दूसरी कक्षा में चला जाता है। इसको भी समझेंगे। जियो सिंक्रोनस की बात करें, सन सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ? हमेशा सूर्य के सम्मुख रहे। अब जियो सिंक्रोनस की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? बताइए।
सही बता रहे हैं, गलत बताएंगे तो मुर्गा नहीं बनवा दूंगा, बताएं गलत भी बताएं। सिनक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक, तो इसका मतलब क्या हुआ? जियो का मतलब हो गया क्या? भौगोलिक स्थिति। सिनक्रोनस का मतलब हो गया तुल्यकालिक, यानी कि ये ऐसी कक्षा है जो पृथ्वी के एक दिन के बराबर। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कक्षा जो है यहाँ पर लियो मियो ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना। जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है इसका, ठीक है ना। तो लियो ये जो है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा लियो है। कैसे ये घूमता है? ये क्या है? एक पोलर ऑर्बिट है, अभी हमने देखा, ठीक है ना। मियो की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये पोलर ऑर्बिट नहीं है, इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग घूमता है। जियो ये भी इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग घूमता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है पृथ्वी का घूर्णन जो है कितने समय में होता है? 24 घंटे। क्या है? सही है। लीप ईयर क्यों आता है? 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 48 46 कुछ भी हो, मतलब इतने का होता है, ठीक है ना। 56 होता है या 4 होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है एक दिन। यानी कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में करती है। अब समझते हैं यहाँ पर केपलर के तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरे नियम की बात करें, है ना, तो तीसरे नियम के अनुसार हम देखें, उसको साधारण भाषा में हम समझाने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो भी वस्तु है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसका आवर्त काल भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे उपग्रह ऊपर जाते जाएगा उसका आवर्त काल बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई सैटेलाइट हमने लियो में स्थापित किया तो इसका आवर्त काल कितना होगा? कम होगा, यानी कि आवर्त काल कम, यानी कि स्पीड कम होगा या ज्यादा? हाँ, सब फिजिक्स है, सभी के सभी फिजिक्स है। आवर्त काल कम कब होगा? जब उसका स्पीड ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी घूमेगा तभी तो आवर्त काल कम होगा, और आवर्त काल ज्यादा यानी कि स्पीड कम, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हमने लियो में स्थापित किया, ठीक है ना, लियो में स्थापित किया तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, यानी कि एक दिन में अगर देखा जाए तो 4-5 चक्कर तक लगा लेगी, है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका आवर्तकाल कम होते जाएगा। वैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो एक ऐसा कक्षा आएगा जहां पर पृथ्वी का घूर्णन और सैटेलाइट का परिक्रमण काल दोनों समान हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस। यानी कि पृथ्वी घूम रही है कितने? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर। तो यहां पर जियो सिंक्रोनस वाले ऑर्बिट में जो भी हम सैटेलाइट स्थापित करेंगे वो भी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक आवर्तकाल अपना पूरा कर लेगा। अर्थात मान लीजिए किसी जगह पर, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, दिन के 12 बजे यहां पर सैटेलाइट उसको दिखाई दिया आज, तो आगे भविष्य में जब भी देखेगा तो इस जगह पर दिन के 12 बजे ही वो दिखाई देगा। कारण क्या है कि जितने देर में पृथ्वी एक चक्कर घूर्णन कर रही है उतने देर में ये एक परिक्रमण पूरा कर ले रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पोलर समझ में आ गया, इक्वेटोरियल समझ में आ गया, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, इलिप्टिकल, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब एक एक चीज को हम यहां पर समझते हुए चलते हैं, ठीक। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की।
लिखवा दूंगा मैं सारी चीज़ें, टेंशन नहीं लेना है। लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसकी ऊंचाई, अभी हमने क्या देखा, कौन सा लाइन था जहां से आउटर स्पेस से स्टार्ट होता है, कारमेन लाइन। तो कारमेन लाइन हमने क्या देखा, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भी ऑर्बिट है उसे हम क्या बोलते हैं, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, या फिर हिंदी में बोलते हैं निम्न भू कक्षा, है ना, निम्न भू कक्षा कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस नाम याद रखना है, ये उतना याद नहीं रखना, लगभग में रखना है। कई जगहों पर आपको 400 से 2000 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कहाँ, 100 से लेकर 1500 किलोमीटर तक होगा, है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पृथ्वी का जो ध्रुव है, ध्रुव यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं, अब जब ये पास है तो अभी हमने देखा इसका आवर्त काल जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसका आवर्त काल देखें तो 80 से लेकर 120 मिनट का होता है, यानी कि जो भी लियो में स्थापित किया जाएगा जो भी सैटेलाइट, वो 80 से लेकर, यानी कि 80 क्या, जो इसका निम्न दूरी है, निम्न दूरी पे होगा तो 80 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, और उच्च दूरी होगा तो 120 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। तो इसका जो ऑर्बिटल टाइम है, आवर्त काल जो है वो 80 से 120 मिनट का होता है। अब एक चीज और समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखते हैं लगा पाते हैं आप लोग की नहीं। दो चीजें हैं सैटेलाइट का प्रयोग में देखें तो मुख्यतः दो चीजें यहां पर की जाती है। एक तो वहां पर फोटो लिया जाता है, ठीक है ना, और दूसरा संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब बताइए, फोटो जो लेते हैं दूर से लेते हैं तो क्लियर आता है या पास से, जितना पास से लेंगे उतना क्लियर होगा। वही चीज यहां पर भी स्थापित होगी। लियो वाली जो कक्षा है यहां पर जो भी होता है वो सेंसिंग, सुदूर संवेदी जो होता है उपग्रह, वो यहां पर स्थापित किया जाता है। जैसे यहां पर रिमोट सेंसिंग, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी हम कैमरे के जरिए निगरानी रखते हैं, मान लीजिए हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां पर कौन कौन से संसाधन है, इन सब की जानकारी हेतु, ठीक है ना, इन सब की जानकारी हेतु जो भी यहाँ पर सैटेलाइट होते हैं वो लियो में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें मैपिंग के लिए, है ना, जीपीएस वाला मैपिंग नहीं, किसी क्षेत्र का अगर मैपिंग लेना है तो उसके लिए भी कैमरे की आवश्यकता होगी। इसलिए नज़दीक से जितना भी लेगा वो क्या होगा, ज़्यादा HD टाइप का यहाँ पर पिक्चर आएगा। तो यहाँ पर मैपिंग से संबंधित जो भी उपग्रह होता है वो स्थापित किया जाता है। फिर निगरानी करना है कहीं पर, है ना, तो निगरानी हेतु उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी हो हमारे पास तो हम अच्छे से निगरानी कर सकते हैं। तो निगरानी संबंधी भी जो भी यहाँ पर सैटेलाइट्स होते हैं वो भी लियो में स्थापित किए जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित, यानी कि यहाँ पर देखा जाए आपदा से संबंधित, जो हमारे जंगल कैसे हैं, कहाँ पर सागर है, इन सबसे संबंधित जो भी सूचनाएं लेनी होती है, उन सूचनाओं हेतु भी जो भी सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वो लियो में ही स्थापित किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो भी हम सूचना कम्युनिकेशन करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, वो किसके माध्यम से होता है, हाँ, कैसे जाता है, तार तो है नहीं, बेतार प्रणाली जो होती है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो किसके माध्यम से जाता है, तरंग दैर्घ्य, रेडिएशन के माध्यम से, है ना। हम क्या करते हैं, सिग्नल छोड़ते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर फोन की बात करें तो एक तो होता है हमारा तार बेतार प्रणाली, दूसरा फोन होता है सैटेलाइट के माध्यम से। तो सैटेलाइट के माध्यम से मान लीजिए हम यहाँ पर टेलीविज़न की बात करते हैं, ठीक है ना। टेलीविज़न की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक स्टेशन होता है, ठीक है ना, मान लीजिए क्या है, सेट मैक्स है, सभी लोग देखते हैं। उस पर फेमस मूवी कौन सा आता है, सूर्यवंशम। मतलब लॉकडाउन में मैं इतनी बार सूर्यवंशम देखा हूँ कि एक एक चीज़ें याद हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो सूर्यवंशम अगर चलाना है तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पर कैसे सिग्नल्स हैं, थोड़े से बेसिक को समझते हैं।
जो हमारा मूवी चल रहा है वो कैसा सिग्नल है? डिजिटल है या एनालॉग है? घड़ी भी डिजिटल होता है और एनालॉग होता है। एनालॉग यानी कि जो सुई वाली है, और डिजिटल जो सीधे हमें दिखाई दे रहा है किसी डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर जो भी सूचना है, ये सूचना कैसी है? डिजिटल सूचना है। लेकिन आप सभी को पता होगा जो भी हम यहाँ पर सिग्नल भेजेंगे डिजिटल हम नहीं भेज सकते, तो इसको परिवर्तित करने के लिए इसको एनालॉग में चेंज किया जाता है। ठीक है ना? इसके लिए कंप्यूटर लगा होता है, ये एनालॉग में इसको चेंज करता है और फिर इस फ्रीक्वेंसी को हम अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अब अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट हमारी स्थापित है। वो क्या करती है, इस सिग्नल को कैच करती है और कैच करके सभी क्षेत्र में फैला देती है। सभी क्षेत्र में फैला दी। अब यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो पीतमपुरा है वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बड़ा स्टेशन है। तो फिर वो जो वहाँ से सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट वहाँ पर आएगा और फिर ये क्या करेगा, इस सिग्नल को कहाँ, जो घर घर में जो एंटीना लगा रहता है डिश टीवी वहाँ तक भेजेगा। ठीक है ना? और फिर वहाँ से जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है वो क्या करता है, इसी एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल में तब्दील करके उसको टीवी में भेजता है और सूर्यवंशम हम देख पाते हैं। ठीक है ना? तो ये सिस्टम समझ में आ गया कैसे टीवी यहाँ पर चलता है, सिग्नल्स को कैसे भेजा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इससे संबंधित जो सैटेलाइट होगा वो कहाँ स्थापित होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लियो में, मियो में, जियो में? हाँ, लियो में। कितने लोग समर्थन करते हैं लियो का? आप लोग भी बताएं। जो हमारा टेलीविज़न है, टेलीविज़न के लिए संचार प्रणाली के लिए जो भी सैटेलाइट होगा वो कौन सी कक्षा में स्थापित होगा, लियो, मियो या फिर जियो में? आप लोग भी बताएं। अगर इसके साथ नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो 3 ऑप्शन है, चौथा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। चलिए, अश्वनी जी बोल रहे हैं मियो में, और कोई? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर है, अभी अभी हमने बात किया कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई बढ़ेगी आवर्तकाल उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम ऊंचाई आवर्तकाल उतना कम होगा, यानी कि स्पीड ज़्यादा होगा। अब इससे संबंधित यहाँ पर अगर हमारा क्या है, सैटेलाइट है, तो हम सूर्यवंशम देख रहे हैं, 5 मिनट बाद उसका स्थान परिवर्तित होगा तो सिग्नल चेंज होगा, तो हम बैठ कर वहाँ टावर घुमाते रहेंगे। बहुत तेज़ी से जब ये घूमेगा तो हमारा सिग्नल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर स्थापित किया जाएगा जो हमारे पास क्या हो, एक जगह स्थिर रहे। और अभी अभी हमने देखा कहाँ पर स्थापित करेंगे कि एक जगह स्थिर रहेगा, जियो में, है ना? और इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 36,000 मानी जाती है। ठीक है ना? लगभग 36,000 किलोमीटर, जो भी बातें हो रही है किलोमीटर में, मीटर में नहीं। 36,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट जो स्थापित होता है, तो जो भी हम यहाँ से सिग्नल भेजे 36,000 किलोमीटर ऊपर गया, फिर ये 36,000 किलोमीटर नीचे भेजा, फिर हम उसको कैच करके देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। निम्न फ्रीक्वेंसी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, मजबूत कौन सा होता है? ये भी फिजिक्स का विषय वस्तु है, तरंग दैर्घ्य, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए सीमा जी, फिर से मैं पूरा रिकॉल कर दूंगा, फिर से पूरा रिकॉल कर दूंगा, ठीक है ना? अब बताइए, हाई फ्रीक्वेंसी और निम्न फ्रीक्वेंसी मजबूत कौन सा होता है? हाँ, आप लोग भी बताएं। मान लीजिए हम यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं, 2 सिग्नल भेज रहे हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली, एक लो फ्रीक्वेंसी वाली। कौन सी ज़्यादा दूर तक जाएगी और जिसमें डेटा कम से कम ह्रास हो? लो। डेटा तो सर लो है ना सर, अभी हाई वाली सर फ्रीक्वेंसी। निम्न फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैसे चलता है, इस टाइप से चलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे चलता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी फैलता बहुत ज़्यादा है, और जो ज़्यादा फैलेगा
वो क्या होगा, उसमें सिग्नल्स ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एनालॉग सिग्नल चेंज किया जाता है वो लो फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है, ताकि वो बिना किसी ब्रेकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए और हमें अच्छे सिग्नल मिल पाए। तो हमेशा याद रखिएगा जो सिग्नल्स भेजते हैं, अभी हम इसमें बैंड पढ़ेंगे, इसमें है ना, आगे पढ़ेंगे जब उपग्रहों के प्रकार उसमें बैंड पढ़ेंगे, सी बैंड, KU बैंड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से बताऊंगा। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लियो समझ में आ गया, चलिए लियो समझ में आ गया। प्रयोग क्या क्या है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह यहाँ पर लगाए होते हैं मैपिंग के लिए, निगरानी के लिए, पर्यावरण से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको प्रदान करने हेतु जो भी उपग्रह होते हैं वो लियो में स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी सूचनाएं हैं वो कम समय में देगा। क्यों, क्योंकि इसका सैटेलाइट बहुत ही पास में है, हमने भेजा और बहुत जल्दी क्या सूचना हमें दे दिया, ठीक है ना। तो सूचनाएं यहाँ पर पास में, लेकिन पास में है लेकिन फिर भी इससे सूचना का आदान प्रदान करना हो तो इसमें सैटेलाइट की संख्या कम होगी या ज्यादा? एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, ठीक। ये हमारा कक्षा हो गया, कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा लियो, अच्छे से समझ के जाना है। दूसरा हो गया मियो, और तीसरे की बात करें तो ये हो गया हमारा जियो। अब बताइए, यहाँ पर कम्युनिकेशन से संबंधित अगर हम कुछ संचार प्रणाली के उपग्रह लगाते हैं, बहुत फास्ट यहाँ से सिग्नल आएगा जाएगा, लेकिन अभी हमने देखा कि इसका क्या है, आवर्तकाल बहुत कम है, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है, लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट करने हेतु, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तित करेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें सैटेलाइट स्थापित करना पड़ेगा, ताकि हर समय का क्या करे, हर समय का सिग्नल्स जो है वो उसको कवर कर पाए। तो सिग्नल तो बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। इसके ऊपर चले तो ये तो इससे और बढ़िया है ना, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन के लिए है, इसकी अपेक्षा तो बहुत ही कम समय में सिग्नल्स हमारे पास भेजेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो हमारे सैटेलाइट थोड़े ज़्यादा लगेंगे। जबकि हम आगे जियो पे जाएं, है ना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब भी जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल्स तो हमारे पास थोड़ी देरी से आएगा। यहाँ से सिग्नल्स आने में 0.24 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि आधे सेकेंड से कम। कितना स्पीड होगा ये सोचिए, 36,000 किलोमीटर गया फिर आया, कितने देर में, आधे सेकेंड से भी कम में। तो यहाँ पर कुछ गैपिंग तो है, लेकिन यहाँ पर जियो की खासियत ये है कि यहाँ से जो भी सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट जो भी हम यहाँ पर स्थापित करते हैं, ये पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्से को कवर कर लेता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, पृथ्वी है, जितनी ज़्यादा यहाँ पास है तो कितना कवर करेगा, इतना ही करेगा, और ऊंचा जाएंगे इतना कवर करेगा। जैसे हम ऊंचा जाएंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा क्षेत्र को ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो जियो जो हमारा है, जियो में जो भी सैटेलाइट स्थापित है उसमें क्षमता इतनी है कि एक सैटेलाइट 1/3 यानी कि 1/3 पृथ्वी के हिस्से को कवर कर पाता है। तो अगर पूरे पृथ्वी को कवर करना हो तो कितने सैटेलाइट चाहिए, 3 सैटेलाइट चाहिए। और देखा जाए तो सबसे बढ़िया ये है, कम सैटेलाइट में हम पूरे पृथ्वी को क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। अब थोड़ा सा जीपीएस पर हम बात करेंगे। तो जीपीएस जो भी है वो सारे मियो में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो संख्या ज़्यादा लगेगा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा संख्या यहाँ पर लगेगा। कितना, जीपीएस में देखें तो 24 सैटेलाइट है टोटल, ठीक है ना। जब भी हम सैटेलाइट करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। हम पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां तक क्लियर है, वैश्विक कवरेज देगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लगेगा। अब बात कर लेते हैं मियो की। चलिए, यहां तक कोई क्लियर है सारी चीज़ें? एक बार फिर से जियो, लियो, मियो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा शॉर्ट में। अब यहां पर बात करते हैं मियो की। हिंदी क्या था,
मध्य भूकक्षा, अंग्रेजी क्या था, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका ऊंचाई देखें तो ये कहाँ से, अभी हमने देखा जियो की ऊंचाई कितनी है 36,000 किलोमीटर, और मियो की हमने देखा कहाँ, लगभग 1500 किलोमीटर। तो 1500 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच का जो भी है वो कौन सी कक्षा कहलाती है, मियो कहलाती है। लेकिन इसमें जो सैटेलाइट स्थापित करने का जो मानक रखा जाता है वो 8,000 से लेकर 22,000 किलोमीटर तक। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, जो उसका परिक्रमण काल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो निम्न में देखें, हमने देखा पहले वाले में कितना 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो इसका उपग्रह जो स्थापित होगा यहाँ पर, उसका परिक्रमण काल 2 घंटे से लेकर 24 घंटे से कम तक, क्योंकि 24 घंटे में तो हमारा क्या हो जाएगा, जियो हो जाएगा। तो 24 घंटे से कम तक, यानी कि जो यहां पर स्थापित किया जाता है 8,000 से लेकर 22,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसका परिक्रमण काल 8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक होता है। और ये देखा जाए तो ये इसरो और नासा का डेटा है, ठीक है ना। 8,000 से लेकर 22,000 तक, यहां पर 22,000 है, 1 जीरो कम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, परिक्रमण काल भी समझ में आ गया। जैसे जैसे ऊंचाई होगा उसका परिक्रमण काल बढ़ते जाएगा। अब यहां पर क्या क्या होगा, ठीक, थोड़ा सा फिर हम पुनः इसी पर आते हैं। देखिए लियो में हमने क्या देखा कि जितना पास होंगे क्या हो जाएगा, इमेज जो है इमेज उतने ही HD क्वालिटी की आएगी, और सिग्नल जो है सिग्नल भी बेहतर आएगा, लेकिन सैटेलाइट ज़्यादा यूज होंगे। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम है ना, जो इमेज क्वालिटी होगा इससे थोड़ा सा कम होगा। सिग्नल जो है ना, इसकी अपेक्षा यहाँ पर बेहतर ही होगी, इसलिए यहाँ पर अच्छे से सिग्नल्स भी मिल जा रहे हैं और फोटो भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। परिणामतः यहाँ पर दोनों काम चल जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो भी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमारे मियो में स्थापित किए जाते हैं ना, किसमें, मियो में। कारण क्या है कि इसकी ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है जियो जितना, और यहाँ पर जो इमेज है वो भी यहाँ पर कार्यरत अच्छे से होता है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी नेविगेशन प्रणाली है वो सभी के सभी कहाँ स्थापित किए जाते हैं, मियो में। प्रश्न पूछा जा सकता है, देखा जाए तो लगभग 22,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। जैसे इसमें GPS, ठीक, USA का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, चाइना और जापान का भी है। हाँ, चाइना को बायदो बोलते हैं, और जापान वाला होमवर्क, ठीक है ना। चाइना और जापान आपके नोट्स में होना चाहिए। भारत का भी है, क्या नाम है भारत वाले का, नाम क्या है, नाविक। ठीक है, ये क्या है, नेविगेशन प्रणाली है, लेकिन ये कहाँ स्थापित है, मियो में। हाँ, नाविक से संबंधित जो भी सैटेलाइट है वो कहाँ पर स्थापित है, बताएं, आप लोग भी बताएं। बताइए। बताएं, आप लोग भी बताएं, वेट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर बात हो रही है नियो की, और अभी अभी हमने देखा यहाँ पर सैटेलाइटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये सभी जिनके भी हैं सभी के सभी डेवलप्ड कंट्री हैं, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सभी के सभी कहाँ स्थापित किए हैं, मियो में स्थापित किए हैं, है ना। चाहे हम USA की बात करें, रशिया की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, सबके पास अपार धन है। और अपार धन की स्थिति में ये उतने सैटेलाइट, कम से कम यहाँ पर 24 सैटेलाइट्स होने चाहिए, तब जाके पूरे पृथ्वी का कवरेज लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित किया गया। भारत गरीब देश है, उतने पैसे तो है नहीं, तो यहाँ पर जो नाविक है, नाविक में 7 सैटेलाइट है ना,
नाविक में 7 सैटेलाइट को स्थापित किया गया है, और वो भी कहाँ, जियो में। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से भी पिक्चर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कवरेज ये ज़्यादा देता है, इसलिए भारतीयों के द्वारा कहाँ ये जो नाविक है हमारा कहाँ स्थापित किया गया, जियो में स्थापित किया गया। जब जीपीएस सिस्टम को देखेंगे तो वहाँ पर जीपीएस की भी चर्चा करेंगे, ग्लोनास, गैलीलियो और नाविक, इन सब में डिफरेंसेस क्या है उन सब की, और समानताएं क्या है उन सब की भी चर्चा हम करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया मियो में क्या होगा, नेविगेशन प्रणाली से संबंधित जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो कहाँ, हमारा नियो में स्थापित होगा। ठीक है, 2 और हैं, समझ लेते हैं फिर लिखवा देंगे। अब बात करते हैं जियो की। हिंदी होता है भू-स्थैतिक कक्षा, या फिर अंग्रेजी में जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, या फिर इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। कारण क्या है कि यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो कितने का है, 24 घंटे का है। एक होता है यहाँ पर GSO, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ये हो गया, और जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें इक्वेटोरियल लगा है, इसमें इक्वेटोरियल नहीं लगा है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, है ना। जियो सिंक्रोनस हमने क्या समझा कि पृथ्वी का एक सेड्रल डे कहा जाता है। सेड्रल डे अर्थात पृथ्वी जितने देर में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है उससे सेड्रल डे कहा जाता है, 1 सेड्रल डे, जिसका समय कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड हमने देखा। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जिस कक्षा में स्थापित किया हुआ जो भी सैटेलाइट है इसका आवर्तकाल हो उसे हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस की बात करें तो ये कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्वेटोरियल में ही घूमे, ये ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। तो इक्वेटोरियल को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में अगर ये परिक्रमण करता है तो ये क्या कहलाता है, जियो सिंक्रोनस कहलाएगा। जबकि इक्वेटर के सापेक्ष में जो भी घूर्णन करता है उसे जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहा जाता है। डिफरेंस बहुत ही कम है, इसका मान एकदम समान है, ठीक है ना, इसका मान एकदम समान है। इसका जो निश्चित दूरी है 35,786 किलोमीटर। इसका मतलब सेड्रल डे है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जितना पृथ्वी का घूर्णन काल है उतने ही समय में ये एक परिक्रमण करेगा। तो जियो सिंक्रोनस समझ में आ गया, भू तुल्यकालिक हिंदी में होता है, और जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी समझ में आ गया। इसका लगभग 24 घंटे है, ठीक है ना, और इसका फाइनली कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है, हमेशा याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर झुकाव की बात करें तो भूमध्य रेखा पर ही ये घूमता है, तो झुकाव होगा नहीं होगा, 0 डिग्री का झुकाव होगा। अगर 90 डिग्री का झुकाव हुआ तो क्या हो गया, लंबवत घूमेगा, यानी कि पोलर सैटेलाइट हो जाएगा। 0 डिग्री का झुकाव यानी कि भूमध्य रेखा पर ही ये घूमता है, यानी कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन दिशा है, उसी दिशा में ये भी घूमेगा। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, मान लीजिए 12 बजे कोई जगह है यहाँ पर है, तो सैटेलाइट कहाँ होगा, इसी के सीध में होगा। मान लीजिए 3 घंटे बाद ये 1/3 हिस्सा अपना कंप्लीट कर लिया और ये जो जगह है यहाँ पर स्थापित हो गया, तो 3 घंटे बाद ये भी यहाँ से घूम के यहाँ पर स्थापित होगा। यानी कि हमेशा क्या होगा, किसी स्थान विशेष पर ही ये फोकस किए रहेगा, ठीक है ना, हमेशा ये किसी स्थान विशेष पर ही फोकस किया रहेगा। इसलिए बार बार हमें जो हमारा क्या है एंटीना है, बार बार एंटीना को ना घुमाना पड़े, इसलिए जो भी संचार से संबंधित सैटेलाइट्स होती है वो हमारी जियो में स्थापित की जाती है। मौसम का पूर्वानुमान, मान लीजिए भारत के मौसम के बारे में जानकारी हमें पता करना है, तो कोई ऐसा सैटेलाइट होना चाहिए जो 24 घंटे भारत पे ही निगरानी रखे। तो ये सैटेलाइट कहाँ स्थापित होगा, जियो में स्थापित होगा, ताकि ये इसी पर केंद्रित रहे और यहाँ मौसम में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है वो सभी की आसानी से और यहाँ पर सटीक जानकारी दे सके। इसलिए संचार और मौसम से संबंधित जो भी उपग्रह है वो सभी के सभी जियो में स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। GSO तो समझ में आ गया, क्लियर है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखा जाए तो जियो में
इसमें बहुत सारे देखा जाए तो इस जगह को लेकर कंट्रोवर्सी है, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों कंट्रोवर्सी है, वो सारी चीज़ें। ठीक, चलिए एक एक चीज़ को लिखते हैं। हमारा टॉपिक था स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फिर से चर्चा कर लेते हैं सबका। यहाँ पर हमने देखा स्पेस को समझा, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर को हमने समझा, और कैमरन लाइन जो है इसको हमने समझने का प्रयास किया कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन खींच दी गई जिसे कैमरन लाइन कहा जाता है, और यहीं से आउटर स्पेस हमारा प्रारंभ होता है। फिर हमने कक्षाओं को देखा, पोलर ऑर्बिट होती है ना, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होती है, जियो सिंक्रोनस होता है, सन सिंक्रोनस होता है, इसको हमने समझा। उसके बाद हमने लो अर्थ ऑर्बिट की बात की जिसकी ऊंचाई देखें तो 100 से 1500 किलोमीटर तक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है आवर्तकाल बढ़ते जाता है, यानी कि स्पीड उसकी कम होती जाती है। तो लियो में देखा जाए तो बहुत तेजी से सैटेलाइट्स घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतर सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, मियो में जाएंगे तो उससे कम सैटेलाइट की आवश्यकता है, और जियो में जाएंगे तो इतनी कवरेज क्षमता हो जाती है कि एक सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के 1/3 हिस्से को कवर कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, चलिए एक एक चीज को लिखते हैं। टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने, क्या डालें? स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए सबसे पहले अंतरिक्ष लिखिएगा। अंतरिक्ष किसे कहेंगे, या फिर एक लाइन लिख लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, और वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बाह्य अंतरिक्ष इज इक्वल टू, बाह्य अंतरिक्ष इज इक्वल टू, उसको लाइन में ना लिख के फॉर्मूला में ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू स्पेस माइनस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी और पृथ्वी का वातावरण। हाँ, ये मैंने बोला बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है, जब हम स्पेस में से पृथ्वी और पृथ्वी के अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर को जब हम माइनस कर लेते हैं तो इसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्या चीज़? नहीं, इसको मैं एक लाइन में लिखवा देता हूं। आगे लिखिएगा, पृथ्वी की धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन खींची गई जिसे कारमेन लाइन कहा जाता है, जिसे कारमेन लाइन कहा जाता है, और यहीं से हमारा बाह्य अंतरिक्ष प्रारंभ होता है, और यहीं से हमारा बाह्य अंतरिक्ष प्रारंभ होता है, बाह्य अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। आगे लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा, कक्षाओं के प्रकार, कक्षाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसमें एक एक चीज को लिख लेते हैं। उसमें पहला लिखिएगा टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, और इसमें सब टॉपिक डालिएगा पहले, परिक्रमण के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर, और इसमें पहला लिखिएगा पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा, पहला ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा। इसमें लिखिएगा इस कक्षा में स्थापित उपग्रह, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों से होकर, पृथ्वी के स्थापित उपग्रह
पृथ्वी के ध्रुवों से होकर परिक्रमण करती है। पृथ्वी की ध्रुवों से होकर परिक्रमण करती है। अंग्रेजी टर्म भी लिखते हुए चलिएगा, अच्छा होगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा इक्वेटोरियल ऑर्बिट, विषुवतीय कक्षा, विषुवतीय कक्षा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इसमें लिखिएगा इस कक्षा में स्थापित उपग्रह, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह विषुवत के सापेक्ष परिक्रमण करते हैं, विषुवत रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करते हैं, विषुवत रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करते हैं। अगला लिख लीजिएगा सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इसमें लिखिएगा इस कक्षा में स्थापित उपग्रह, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह हमेशा सूर्य के सम्मुख, हमेशा सूर्य के सम्मुख रहते हैं, हमेशा सूर्य के सम्मुख रहते हुए, ऐसे लिखिएगा, सूर्य के सम्मुख रहते हुए परिक्रमण करते हैं, सूर्य के सम्मुख रहते हुए परिक्रमण करते हैं। अगला लिख लीजिएगा जियो सिंक्रोनस, भूतुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, इसमें लिखिएगा इस कक्षा में स्थापित उपग्रह, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह का आवर्तकाल एक सिडरल डे होता है। स्पेलिंग यहां पे लिखा हुआ है, ये एक सिडरल डे होता है, और एक सिडरल डे इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड एक सिडरल डे होता है। अर्थात यहां स्थापित उपग्रह, यहां स्थापित उपग्रह किसी स्थान पर, किसी निश्चित समय पर, किसी स्थान पर, किसी निश्चित समय पर, किसी स्थान पर, किसी निश्चित समय पर प्रतिदिन वहीं दिखाई पड़ता है, प्रतिदिन वहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आधार, क्या था इसका, परिक्रमण के आधार पर। अगला सब टॉपिक डालिएगा ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। एक पिक्चर बना लीजिएगा, ये वाला, इतना चीज़ मैंने इसमें डाल दिया, मिटा देता हूँ। पृथ्वी ही मिट गया। चलिए ये वाली पिक्चर बना लीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा हियो वाला, हियो मैं बाद में समझाऊंगा, वही जो सैटेलाइट को दूसरी कक्षा में स्थापित करना होता है उसके लिए है। ये 3 बना लीजिएगा, लियो, मियो और जियो। क्योंकि पिक्चर जब भी मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखेंगे पिक्चर आवश्यक है, पिक्चर बनाने से कुछ नंबर, एक आध नंबर हमें ज़्यादा ही मिलता है। और पिक्चर क्या है, पिक्चर का अगर डिफिनीशन हम
बोले तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? पिक्चर का डेफिनेशन हर चीज का डेफिनेशन होता है। जो चीज हम आंखों से देखते हैं। वाह क्या डेफिनेशन। किसी ने कहा है कि एक पिक्चर हजारों शब्दों के बराबर, जो भी हमारी आइडियाज़ है उसको एक पिक्चर के माध्यम से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हजारों शब्दों को बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करना किसका कार्य है? पिक्चर का। ये डिफिनीशन के रूप में हम देख सकते हैं। तो अगर इसको बना दिए तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर इसका लिख दीजिए 100 से 1500, ठीक है। जब भी पिक्चर बनाए यहाँ पर 1500 से लेकर कहाँ तक? 36,000 से कम तक, है ना, 36,000 से कम तक, और फिर ये 36,000। सारी चीज़ें इसी में आ गई। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ना भी लिखेंगे तब भी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको पता है तभी लिखा है। तो पिक्चर क्या होता है? शब्दों को कम करता है, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से समय का भी बचत कर सकते हैं। हो गया पिक्चर। और हजारों पिक्चर्स को हजारों पिक्चर के फ्रेम जो होते हैं उसको एक वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। वीडियो है क्या? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले फोटो क्या होता था? राजा महाराजा पेंटर को बुलाते थे, बैठे रहते थे 3-3 घंटे 5-5 घंटे, पिक्चर देख रहा है बना रहा है, देख रहा है बना रहा है, उसमें बहुत समय लगता था। फिर यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसके माध्यम से सामने दिख रही वस्तु को हम कैप्चर कर सकें और प्रिंट के माध्यम से निकाल सकें, यानी कि फोटोग्राफी प्रारंभ हुई। फिर अब दिमाग इतने सारे हैं, उसके बाद किसी ने सोचा कि जब इतने सारे फोटो हैं तो हम इसको बहुत ही स्पीड से चलाएं तो वो क्या हो जाएगा? वीडियो हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा वो प्रोजेक्टर जो पहले का चलता था उसमें निगेटिव्स होती थी, बहुत सारी रील इतनी बड़ी, उसमें क्या होती थी? एक एक सीन था। मान लीजिए वीडियो में हमारा ये दिख रहा है ऐसे हाथ उठाते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें बहुत सारी फोटोज है, एक यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बहुत सारी फोटो हैं। उसको बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? हमारा हाथ उठ रहा है। तो ऐसे ही वीडियो का डेवलपमेंट हुआ। ये सभी क्या है? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। हर एक चीज़ को हम देखेंगे। पिक्चर हो गया। चलिए लिखिएगा इसमें सबसे पहला लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। चलिए विनीत जी जियो सिंक्रोनस अभी लिखेंगे तो वहाँ पर फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें लिखिएगा, ऐसे शॉर्ट में ही लिख लीजिएगा या फिर लिखवाऊं? लिख लीजिए। चलिए लिखिए, मैं बोलता हूं। पृथ्वी की धरातल से इसकी ऊंचाई, पृथ्वी के धरातल से इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर अर्थात कारमेन लाइन से प्रारंभ होकर लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक होती है। 1500 से 2000 किलोमीटर तक लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। 1500 से 2000 किलोमीटर तक होती है। 100 से लेकर लगभग 1500 से 2000, मैंने बोला इसका मतलब ये 100 से लेकर लगभग 1500 या 2000, ठीक है। समझ में आया? 2000 तक होती है। कैमरन लाइन भी वहीं पर सम्मिलित हो गया, ठीक। आगे लिखिएगा, इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं, इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं क्योंकि यहां स्थापित उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवों से होकर, पृथ्वी की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से होकर परिक्रमण करती है। आगे लिखिएगा, पृथ्वी के सबसे पास की कक्षा होने के कारण
पृथ्वी की सबसे पास के कक्षा होने के कारण यहां सुदूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यहां सुदूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आगे लिखिएगा, यहां स्थापित उपग्रहों के माध्यम से, यहां स्थापित उपग्रहों के माध्यम से मैपिंग, किसी स्थान की निगरानी, कमा दे के लिखना है, मैपिंग, किसी स्थान की निगरानी, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आदि को प्राप्त करते हैं, आदि को प्राप्त करते हैं। आगे लिखिएगा, यहां स्थापित उपग्रहों के माध्यम से, यहां स्थापित उपग्रहों के माध्यम से काफी कम समय में सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। यहां स्थापित उपग्रहों के माध्यम से काफी कम समय में सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु केपलर के नियम के अनुसार, केपलर के नियम के अनुसार यहां ज्यादा संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता होगी। यहां ज्यादा संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लियो। आगे लिखिएगा मियो, मध्य भू कक्षा, मध्य भू कक्षा। इसमें लिखिएगा लियो तथा जियो के मध्य की कक्षा, लियो तथा जियो के मध्य की कक्षा मियो कहलाती है। लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तथा जियो, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के बीच की कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी कि मियो कहलाती है। यहां स्थापित उपग्रहों का परिक्रमण काल, यहां स्थापित उपग्रहों के परिक्रमण काल 2 घंटे से लगभग 23 घंटे के आसपास होती है, लगभग 23 घंटे के आसपास होती है। परंतु यहां उपग्रह स्थापित करने हेतु, परंतु यहां उपग्रह स्थापित करने हेतु आदर्श ऊंचाई 8000 से 22000 किलोमीटर तक मानी जाती है। 8000 से 22000 किलोमीटर तक मानी जाती है। जहां स्थापित उपग्रहों का परिक्रमण काल, जहां स्थापित उपग्रहों का परिक्रमण काल 8 से 15 घंटे का होता है, 8 से 15 घंटे का होता है। आगे लिखिएगा, इस कक्षा में नेविगेशन से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इस कक्षा में नेविगेशन से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये सब लिख लीजिएगा, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो आदि।
जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो आदि। हो गया। अगला लिखिएगा जियो, भू एस्थेटिक कक्षा। भू एस्थेटिक कक्षा, भू एस्थेटिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। हो गया। इसमें लिखिएगा यह कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तथा यहां स्थापित उपग्रहों का झुकाव, यहां स्थापित उपग्रहों का झुकाव भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। अर्थात यहां स्थापित उपग्रह विषुवत रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करती है। यहां स्थापित उपग्रह विषुवत रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करती है। साथ ही इन उपग्रहों की घूर्णन दिशा पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के समान ही होती है। घूर्णन की जगह पे यहां पे उपग्रह वाले में परिक्रमण लिख लीजिएगा। उपग्रह के परिक्रमण की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के समान ही होती है। परिणामतः यहां स्थापित उपग्रह किसी विशेष स्थान पर अपना फोकस बनाए रखता है। जितना फोकस बनाए रखता है उसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट। ठीक है ना। किसी विशेष स्थान पर अपना फोकस बनाए रखता है, यानी कि एक उपग्रह जितने क्षेत्र पर निगरानी रख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस उपग्रह का फुटप्रिंट। ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। आगे लिखिएगा यही कारण है कि इस कक्षा में संचार एवं मौसम से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। संचार एवं मौसम से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। और अंतिम लिख लीजिएगा इसी में इस कक्षा में स्थापित एक उपग्रह का फुटप्रिंट, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह के एक उपग्रह का फुटप्रिंट पृथ्वी के 1/3 हिस्से के बराबर होता है। एक उपग्रह का फुटप्रिंट, हाँ, एक मिनट। इस कक्षा में स्थापित एक उपग्रह का फुटप्रिंट पृथ्वी के 1/3 हिस्से के बराबर होता है। पृथ्वी के 1/3 हिस्से के बराबर होता है। चलिए विनीत जी, जियो सिंक्रोनस के बारे में जानना था। ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस के बारे में बता देता हूं। जियो का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर, है ना, यानी कि जो हमारी धरातल है। सिंक्रोनस यानी कि उसके तुल्यकालिक, यानी कि हर समय पर देखें तो हर समय पर क्या होगा,
एक निश्चित समय पर, है ना, मान लीजिए अभी हमने देखा 12 बजे का समय लिया, कोई सैटेलाइट हमारे सर के ऊपर दिखता है और वो सैटेलाइट अगर जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित है तो अगले दिन या फिर भविष्य में कभी भी हम देखें किसी भी दिन के 12 बजे वो हमारे सर के ऊपर ही रहेगा। इसका कारण क्या है? अभी हमने देखा कि इसका कारण क्या है कि इसका जो आवर्त काल होता है, यहाँ स्थापित जो भी उपग्रह है उस उपग्रह का आवर्त काल जो होगा वो 1 सिडरल डे के बराबर होगा, अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा था, मान लीजिए यहाँ पर जियो सिंक्रोनस में ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर कोई उपग्रह स्थापित है तो जैसे जैसे ये घूर्णन करेगी वैसे वैसे इसका परिक्रमण बढ़ेगा, है ना। ये यहाँ ये ऐसे घूर्णन कर रही है और ये ऐसे घूम रहा है, हमेशा इसी के सापेक्ष ये रहेगा। परिणामतः किसी विशेष स्थान का सिग्नल जो है 24 घंटे वहाँ से उसको प्राप्त होते रहेगा और उस सिग्नल्स को हमारे पास तक वो भेजते रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक शब्द आगे लिख लीजिएगा, GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा। इसमें लिखिएगा इस कक्षा की ऊंचाई, इस कक्षा की ऊंचाई चलिए सोनी जी बताता हूं मैं, इस कक्षा की ऊंचाई 35,786 किलोमीटर होती है, 35,786 किलोमीटर की होती है तथा यहाँ स्थापित उपग्रह का आवर्तकाल, तथा यहाँ स्थापित उपग्रहों का आवर्तकाल 1 सिडरल डे अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है? विषुवत रेखा के सिद्ध में जो होगा वो क्या हो जाएगा? जियो हो जाएगा, और विषुवत रेखा के अतिरिक्त जो इसमें एंगल आ जाएगा उपग्रहों में, उपग्रहों की एंगल की बात करें अर्थात इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये क्या हो गया? विषुवत रेखा। यहाँ पर हमने देखा कि कई ऐसे उपग्रह होंगे जिसका इसके सापेक्ष 0 डिग्री का एंगल होगा, अर्थात हम बात कर रहे हैं जियो की, ये हमेशा विषुवत रेखा के सीधे में ही चलेगी। अब हम बोले कि इसमें 30 डिग्री का एंगल होगा, अर्थात यहाँ से हम बढ़ेंगे, ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। जो सैटेलाइट होगा यहाँ पर होगा, तो ये कैसे आवर्त करेगा? इस प्रकार से। 90 डिग्री की बात करें तो ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। तो जब भी डिग्री की बात करेंगे हम विषुवत रेखा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, इनका प्रश्न था कि जियो और जीएसओ के टाइम में डिफरेंस क्यों है। देखिए यहां पर बात करें, भूस्थैतिक कक्षा है, ये कक्षा जो है सर्कुलर है यानी कि वृत्ताकार है, जबकि हम जीएसओ की बात करें तो ये एलिप्टिकल होता है, अंडाकार होता है, ठीक है ना। अंडाकार होगा तो कभी इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और कभी स्पीड कम होगी, अर्थात यहाँ पर केपलर का द्वितीय नियम लगेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी, है ना, जितनी ज़्यादा दूरी होगी स्पीड उतना बढ़ेगा, स्पीड उतना कम होगा, और जितनी कम दूरी होगी स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसको हमेशा क्या करना है, अपनी जो समय है समय को ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इसलिए पास में आएगा और दूर जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। तो दूरी में कमी क्यों है? क्योंकि ये क्या है, अंडाकार है और ये क्या है, गोलाकार है, ये हमेशा याद रखिएगा। और पृथ्वी की भी बात करें तो थोड़ी सी चपटी है, अपनी अक्ष पे भी झुकी हुई है, तो इन सभी कारणों से देखा जाए ज़्यादा अंतर नहीं है। 36,000 और 786 में कोई ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? इतने में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, ये वाली HE तो ये वाली यही तो है HEO,
ये क्या है? ये एक ऐसी कक्षा है जो एक समय, जो यहाँ पर उपग्रह स्थापित किया जाएगा तो एक समय ये पृथ्वी के बहुत करीब रहेगी और फिर ये दूर जाएगी, फिर करीब आएगी। तो जब भी हमें सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना होता है, सैटेलाइट भेजना है तो हम किसी न किसी कक्षा में स्थापित करेंगे। तो मान लीजिए जब भी, अभी केपलर का प्रथम नियम हमने क्या देखा कि जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर जब भी हम भेजेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लग जाएगी एक कक्षा में। तो मान लीजिए हमने क्या किया, भेजा और ये चक्कर लगाने लग गई। लेकिन जब भी हमें ये लियो हो गया, कोई भी वस्तु जाएगा तो सबसे पहले लियो में ही जाके ये नाचने लग जाएगा, जबकि हमें जियो में भेजना है तो इससे ऊपर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? इस कक्षा में हम क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, यानी कि धीरे धीरे ये पृथ्वी से दूर जाएगा और जब इसकी मैक्सिमम दूरी हो जाएगी तो ये पुनः क्या होगा, कम होने लगेगा। तो कम होने से पहले ही जो इसमें इंजन लगा रहता है, इंजन में हम आग लगा देते हैं, उससे क्या होता है, बूस्ट होता है और यहाँ से इधर घूमने की बजाय आगे बढ़ जाता है और फिर आगे जाकर दूसरी कक्षा में फिर घूमने लगता है। फिर इस कक्षा में भी ये एक होगा, फिर जब ये मैक्सिमम दूरी पे होगा फिर हम बूस्टअप करेंगे तो फिर आगे बढ़ के जियो में जाएगा। अब इससे भी आगे मंगलयान भेजना है तो क्या करेंगे, अब जियो में भी क्या करेंगे, एक बार फिर से बूस्ट करेंगे, तब ये इससे बाहर चला जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर सैटेलाइट्स देखेंगे, मिसाइल सिस्टम देखेंगे, वहाँ भी समझेंगे, सैटेलाइट वाले में भी समझेंगे। समझ में आ गया ही? क्लियर है? चलिए, समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया था। 10 मिनट है, 10 मिनट में कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी उसको कल लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर बात करें उपग्रहों का वर्गीकरण, इसको समझते हैं, कल लिखेंगे, ठीक है ना। उपग्रहों की बात करें तो यहाँ पर उसके साइज़ के आधार पर हम 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला हो जाता है मैक्रो सैटेलाइट और दूसरा हो जाता है माइक्रो सैटेलाइट। पहले अगर देखें तो मैक्रो ही यहाँ पर बनाए जाते थे और वर्तमान में नैनो प्रौद्योगिकी है। नैनो प्रौद्योगिकी आने की वजह से जो कार्य पहले बड़े बड़े मशीन किया करते थे, अब छोटे छोटे मशीन में भी वो कार्य हो जाता है नैनो प्रौद्योगिकी की वजह से। तो पहले मैक्रो सैटेलाइट हुआ करते थे और इसमें देखें तो रिसोर्स सीरीज सीरीज सैटेलाइट यानी कि RSS हम देख सकते हैं। इसकी जो वजन की बात करें तो 1000 किलो से स्टार्टिंग होता है। अब मान लीजिए कम वजन है तो हम उसको आसानी से कम पावर के भी जो हमारे प्रक्षेपण यान है उससे हम भेज सकते हैं। जितना भारी होगा उसकी भी यान की कैपेसिटी होती है, तो हमें बड़े यानों की आवश्यकता होती है। भारत में पहले इतना बड़ा था नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो 1000 किलो से इसकी स्टार्टिंग होती है। इनसेट आपने नाम सुना होगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसकी देखें तो 2500 से लेकर 6000 किलो तक वजन होती है। ये सभी के सभी मैक्रो सैटेलाइट के अंतर्गत आती है। माइक्रो की बात करें यानी कि अति सूक्ष्म, इसमें देखें तो नैनो सैटेलाइट होता है जिसका वजन 1 से 10 किलो तक होता है। और सबसे छोटा देखें तो यहाँ पर पिको सैटेलाइट, इसे ग्राम सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या, क्योंकि इसका वजन ग्राम में होता है, 1 किलो से भी कम होता है। इससे क्या होता है, हमारी PSLV है, PSLV फुल फॉर्म, डरते क्यों हैं, बोल दीजिए पूरा, मुर्गा थोड़ा ना बनाऊंगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। सबसे पहले क्या बना था, SLV, भारत में सबसे पहला बना था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दूसरी पीढ़ी, ये प्रथम पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी ASLV, इसका फुल फॉर्म ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये दूसरी पीढ़ी। उसके बाद तीसरी पीढ़ी जब हम डेवलप किए यानी कि PSLV, यहाँ से हम आत्मनिर्भर हो गए। अधिकतर सैटेलाइट को हम अपने ही प्रक्षेपण यान से ही स्थापित कर पाते थे। ऑगमेंटेड, ठीक है। इसके बाद चौथी पीढ़ी की आई हमारी GSLV, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्लोनास। अभी तो G से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कौन सी हो गई, चौथी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी की कौन सी है,
जिसका डेवलपमेंट पे भारत लगा हुआ है और स्पेस एक्स के द्वारा बनाया जा चुका है। RSLV फुल फॉर्म। इसमें होता है कि एक रॉकेट हमने बनाया, उड़ाया, समाप्त, इसका जीवन समाप्त। तो वैसे क्या होगा, करोड़ों रुपए लगते हैं और एक ही बार में खत्म। रीयूजेबल, रोबोट नहीं, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि एक ही जो हमारा यहाँ पर मिसाइल होगा, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपण यान के माध्यम से क्या करेंगे, एक ही से हम क्या करेंगे, छोड़ के और पुनः उसको हम धरती पे उतार पाएंगे। जैसे हमारा प्लेन है, यात्री को लेके उड़ता है, ऐसा थोड़ा ना है कि वही छोड़ देता है, फिर लेके आता है। तो वो टेक्नोलॉजी पे अभी भारत कार्य कर रहा है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका भी सारी चीज़ें देखेंगे, इसमें कैसे ईंधन, आगे का टॉपिक हमारा यही था, प्रक्षेपण वाहन तकनीकी परिचय। इसमें क्या क्या होता है, मान लीजिए जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो वो जाएगा किस लाइन पे जा रहा है, इससे संबंधित जो भी जानकारी देने की मशीनें होती है। गायरोस्कोप होता है, उसका स्टेबलाइजेशन कैसा है उसके बारे में। सी लूप सिस्टम होता है जो अंतरिक्ष में स्थिति को बताता है। उसके बाद प्रोपेलेंट्स की बात करें तो इसमें ईंधन कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ठोस ईंधन, ठोस में क्या किया जाता है। अब यहाँ पर PSLV की बात करें तो 4 चरणों की होती है PSLV। प्रथम में क्या होता है, ठोस है ना, दूसरे चरण में द्रव, तीसरे चरण में फिर ठोस का प्रयोग किया जाता है और चौथे चरण में फिर से द्रव का प्रयोग किया जाता है। जबकि GSLV की बात करें तो वहां पर अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें जो ठोस ईंधन होता है वो HTPB बोलते हैं, फुल फॉर्म हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है। जैसे पेट्रोल होता है वैसे उसकी उच्च श्रेणी है, इसका प्रयोग किया जाता है ठोस के रूप में। और द्रव के रूप में जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण में UDMH का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। और चौथे चरण में MMH का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है ना। तो ये सभी द्रव है, इससे भी प्रश्न के रूप में UPSC में एक स्टेटमेंट दे देता है। तो इन सब के बारे में भी कल मैं लिखवा दूंगा, अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। इतने में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, ये सारी तो मिलेगी, इसके आगे जो करवाऊंगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये इसके बारे में मिलेगा, ये सारे जियो लियो ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। ये सारी ये नहीं मिलेगा, उपग्रहों का वर्गीकरण ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको प्रक्षेपण वाहन तकनीकी का परिचय। तो कुछ चीज़ें मिलेगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं सारी चीज़ें दूंगा, चाहे मिलने वाली हो या नहीं मिलने, ठीक है।